हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग कॉलेज प्रेप में। कैसी चल रही है बच्चों आप सबकी पढ़ाई। आई होप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे। और वेलकम है आपका बायोकेमिस्ट्री की सेकंड क्लास में बच्चों। लास्ट क्लास का वीडियो ऑलरेडी ऐप में आ चुका है। आई होप सबने बहुत अच्छे से देखी वो वीडियो, आपके कमेंट्स भी मैंने देखे थे। तो आई एम हैप्पी टू सी कि आपको अच्छा लग रहा है अब हैंड रिटन नोट्स के साथ में। तो अब बच्चों आज से लास्ट क्लास में तो देखो हमने बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है ना, प्रिंसिपल क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, ब्रांचेस क्या हैं, फिर क्यों नर्सिंग में हमको बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है, यही सब हमने ओवरऑल उस दिन डिस्कशन किया था। अब आज से हमारी मेन सिलेबस हमारी शुरू हो रही है, यानी कि पिछली क्लास में मैंने आप सभी को सिलेबस यानी आपकी यूनिट्स बताई थी। आज आपकी पहली यूनिट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। अब बेटा शुरू करने से पहले एक मैसेज सबको मैं देना चाहती हूँ। आपको मैंने बताया था एक है आपका बायोकेमिस्ट्री, एक है आपका न्यूट्रिशन, है ना। आपके न्यूट्रिशन में भी ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट का वीडियो आ चुका है। तो न्यूट्रिशन में क्या पढ़ेंगे और बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे ये डिफरेंस भी मैंने बताया था, पर मैं आज फिर से बता देती हूँ। क्योंकि मैंने लास्ट क्लास जो आपकी न्यूट्रिशन का जो वीडियो अपलोड हुआ है कार्बोहाइड्रेट का, वहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का कमेंट देखा था कि मैम आपने इसमें एब्जॉर्प्शन तो बताया ही नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ। देखो बच्चों, जब आप न्यूट्रिशन में क्या पढ़ोगे ना, आप न्यूट्रिशन में पढ़ोगे सोर्सेज, फंक्शन, साथ साथ डेली की रिकमेंडेड वैल्यू कितनी होती है, यानी आरडीए कितना होता है। तो जैसे न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट का वीडियो आ गया, उसमें आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, है ना, उसकी क्या यूज़ है, सोर्सेस क्या है मेनली, और उनके फंक्शन क्या है, ये आपने कवर करा होगा न्यूट्रिशन में, और उतना ही पार्ट न्यूट्रिशन में आपका कवर होना है, राइट। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट का केमिकल स्ट्रक्चर है, यानी क्या उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है वो, देन फिर कार्बोहाइड्रेट कैसे मेटाबोलाइज होते हैं, एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है, सिंथेसिस कैसे हो रही है, जो डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स हैं, वो सब कुछ आप यहाँ पढ़ोगे। इवन जब आपके प्रोटीन्स वगैरह शुरू होंगे तो प्रोटीन आप वहाँ भी पढ़ोगे, लेकिन वहाँ सिर्फ आप सोर्सेज, फंक्शन, आरडीए ये सब पढ़ोगे बेटा। प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ें बायोकेमिस्ट्री में पढ़नी है। तो दो इसीलिए ना लास्ट क्लास में मैंने बायोकेमिस्ट्री क्या होती है वो बताया था, राइट। तो अब ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए सबको कि किस में हम क्या पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन में से सोर्सेज, फंक्शन, आरडीए ये सब पढ़ोगे, है ना। जो भी डिसऑर्डर्स हैं आपकी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, डिसऑर्डर हो गई, मेटाबॉलिज्म हो गया, सिंथेसिस हो गया, ये सब कुछ आपका बायोकेमिस्ट्री में कवर होगा। वो न्यूट्रिशन में कवर नहीं होगा। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो, मैंने देखा था कमेंट से, मुझे पता चल गया था। तो मैंने इसीलिए सोचा पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। तो आज बच्चों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आपका बहुत एक तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और कहाँ कहाँ से आते हैं ना वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। इवन क्लास खत्म होगी तो एट द एंड हम क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट काफ़ी बड़ा चैप्टर है, पूरा एक क्लास में तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक क्लास में ना समझ में भी कुछ नहीं आएगा, सब कुछ दिमाग के अंदर खिचड़ी पक जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, उसकी क्लासिफिकेशन, डिटेल में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर हम फंक्शंस की बात करेंगे, राइट। आज ये फोकस रहेगा, फिर नेक्स्ट क्लास से हम इसके मेटाबॉलिज्म पर आ जाएंगे, जहाँ पे अलग अलग तरीके की साइकिल्स, रिएक्शंस, ये सब हम पढ़ेंगे। क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, सब कुछ एक साथ पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आने वाला बच्चों। इसीलिए मैं आपको डिवाइड करके पढ़ाऊंगी ताकि आपको भी समझने में आसानी रहेगी। अदरवाइज अगर सब कुछ एक ही साथ बता दिया मैंने, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक लगा लो बच्चों नोटबुक के अंदर, नोटबुक लेकर के बैठना, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स होने वाले हैं सारे। पीपीटी के अंदर कुछ भी नहीं है, पीपीटी में सिर्फ इमेज है, अगर कुछ है दिखाने लायक तो। पीपीटी में कुछ नहीं लिखा हुआ मैंने। आप सबने कहा था मैम हैंड रिटन नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो मैम आ गई है हैंड रिटन नोट्स के साथ में, तो नोटबुक के साथ रेडी रहना। फर्स्ट क्लास नोट्स आपके बन जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई भी, राइट। और बहुत अटेंटिवली क्लास को सुनना और समझना, तभी ये टॉपिक क्लियर होगा बेटा, वरना अगर ऊपर ऊपर से चला जाएगा अगर आप अटेंटिव होकर नहीं सुनोगे तो चलिए शुरू करते हैं हम। टॉपिक क्या रहेंगे आज के, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं।
तो आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं, वैसे मैं ओवरऑल पहले आपको बताती हूँ कि ये जो आपकी कार्बोहाइड्रेट की यूनिट है बायोकेमिस्ट्री की, इसके अंदर हम कवर करने क्या क्या वाले हैं और आज क्या कवर करेंगे फिर मैं वो बताऊंगी। तो ओवरऑल ना आपकी इस यूनिट के अंदर एक तो डेफिनेशन तो आएगी ही आएगी, डेफिनेशन तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। देन आपकी क्लासिफिकेशन, जो कि क्लासिफिकेशन बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट लॉन्ग आंसर शॉर्ट नोट्स यहीं से आता है, राइट, जो हम आज कवर भी करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी बड़ा है। देन हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लड ग्लूकोज का रेगुलेशन, यानी कि किस तरीके से जो हमारी ब्लड शुगर है वो रेगुलेट होती है। और फिर लास्ट में हम कवर अप करेंगे इसके डिसऑर्डर। तो ये जो मैंने बोर्ड पर लिखा है बच्चों, ये आपका ओवरऑल ये है कि भाई इस चैप्टर में टोटल है क्या क्या। तो इस पूरे चैप्टर में डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, ब्लड ग्लूकोज का रेगुलेशन और डिसऑर्डर्स, ये हमें सब कुछ पढ़ना है। इनमें से आज हम क्या कवर करेंगे, हम आज इसकी डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन कवर करेंगे, फिर बाकी के पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस आज के टॉपिक को। आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो कि इसके चैप्टर में है क्या क्या। चलिए पॉज करके लिख लेना बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो है आपके लिए, तो ये सबसे अच्छा फायदा तो यही है, जब मर्जी चाहो पॉज करो लिख लो। मैंने देखा था कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम थोड़ा स्लो पढ़ाओ, कुछ बोलते हैं मैम फास्ट पढ़ाओ। तो पता है जो इसके लिए ना मेरे पास एक टिप है, जिनको लगता है ना मैम स्लो पढ़ा रही हैं, तो आप ना स्पीड बढ़ा लिया करो वीडियो की, 1.5 या 2x कर लिया करो। और जिसको लगता है स्लो है तो जिसको लगता है फास्ट है तो वो स्लो भी कर सकता है। ये दोनों तरीके के सेटिंग्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो ये आप कर लेना बच्चों, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि मैं बहुत स्लो भी नहीं पढ़ा सकती और बहुत ज़्यादा फास्ट भी मैं नहीं पढ़ा सकती, है ना। तो चलिए बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। सबसे पहले बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, सुनी होगी ये टर्म, बहुत बार सुनी होगी मेरे हिसाब से, बचपन से ही सुनते आ रहे हो, स्कूल में भी हम पढ़ते थे डाइट के बारे में, है ना। बैलेंस डाइट पढ़िए, बैलेंस डाइट तो सबने पढ़ी होगी स्कूल में, उसमें एक प्लेट की इमेज डायग्राम बनवाया जाता था, उस प्लेट में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता था, कार्बोहाइड्रेट का। और हमारी जो इंडियन डाइट है ना बच्चों, जो इंडियन डाइट है उसमें मोस्टली लोग जो है कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं, बाकी के एलिमेंट्स पे ध्यान ही नहीं देते, प्रोटीन फाइबर इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट ही खाए जाते हैं। ये जो चावल रोटी ये सब भर भर के हम खाते हैं ना, ये हमें कार्बोहाइड्रेट है ये सब कुछ, है ना। तो उसी कार्बोहाइड्रेट को आज हम बायोकेमिस्ट्री की भाषा में पढ़ेंगे, इसको हम बायोकेमिकल भाषा में पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिखते जाना बेटा। कार्बोहाइड्रेट है मोस्ट अबंडेंट मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन बॉडी, सबसे ज्यादा मात्रा में। इनको हम और क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज सैकराइड्स, ऑल्सो नोन एज सैकराइड्स, SACCH RIDES, सैकराइड्स। ये दूसरा नाम है बच्चों, जो मोस्ट अबेंडेंट मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम और क्या बोलते हैं, सैकराइड्स बोलते हैं। मैं ना ब्लैक से लिखती हूँ, ब्लैक ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ऑल्सो नोन एज सैकराइड्स। इनका बायोकेमिस्ट्री की भाषा में अगर इसको कुछ बोला जाता है तो क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट। इसको नहीं बोल, मतलब कार्बोहाइड्रेट तो है इसका नाम, लेकिन साथ साथ बायोकेमिस्ट्री की भाषा में इसका जो नाम रहता है वो है सैकराइड्स। क्लियर है बेटा? सिंपल है। अभी तक सबसे ज़्यादा अबंडेंट है हमारी बॉडी में, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमें कहाँ किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, राइट। लेकिन अगर हम बायोकेमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मैं लिखती हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगी। एल्डिहाइड, और ये या तो एल्डिहाइड के डेरिवेटिव होते हैं या ये कीटोन डेरिवेटिव होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव किसके किसके डेरिवेटिव होंगे? पॉली हाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल्स और एनहाइड्राइड्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल्स और एन हाइड्राइड्स। क्लियर? सो बायोकेमिस्ट्री की भाषा में कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स या तो एल्डिहाइड डेरिवेटिव होते हैं या फिर कीटोन डेरिवेटिव होते हैं। किसके? पॉलीहाइड्रोक्सी के। अब ये पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है बच्चों? ये पॉलीहाइड्रोक्सी क्या चीज है? पॉली मीन्स, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, है ना? मैं हिंदी में ही लिख रही हूँ यहाँ। पॉली मीन्स बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे। एंड हाइड्रोक्सी मतलब, हाइड्रोक्सी क्या होता है? हाइड्रोक्सी मीन्स ओ एच। हाइड्रोक्सी मीन्स ओ एच। क्लियर? हाँ जी। भाई मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी के डेरिवेटिव होते हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है? पॉली मीन्स बहुत सारे मॉलिक्यूल, और हाइड्रोक्सी मीन्स जहाँ पर ओ एच आ जाए। जैसे आपने फॉर्मूले सुने होंगे ना, COOH, है ना? तो ये ओ एच क्या है? ये है हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये कार्बोहाइड्रेट इसी हाइड्रोक्सी यानी इसी पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या होता है? इन्हीं के ये डेरिवेटिव्स होते हैं। अब ये दो तरीके के डेरिवेटिव होंगे, या तो ये एल्डिहाइड डेरिवेटिव होंगे या फिर ये कीटोन डेरिवेटिव होंगे। मैं फिर से बताती हूँ बच्चों, कंफ्यूज मत होना। मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी के डेरिवेटिव होते हैं, और वो कैसे डेरिवेटिव होंगे? या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा उनके साथ, या फिर उनके साथ होगा कीटोन ग्रुप। अब ये एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब ऑलरेडी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। ये सब ऑलरेडी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना? तो ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी है ना, इसी के डेरिवेटिव को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। और उसके अलावा इसका दूसरा नाम क्या है? सैकराइड्स। और क्या बोलते हैं इसको? सैकराइड्स बोलते हैं। तो जब अब एल्डिहाइड है कि कीटोन, कैसे पता चलता है? भाई जहां पर CHO है वो हो गया एल्डिहाइड, और जहां पर स्ट्रक्चर में आपको ये दिख जाए यानी CO दिख जाए तो वो क्या है? कीटोन, है ना? ये स्ट्रक्चर याद है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम। तो जहां पर CHO इस तरीके से लिखा हो वो होगा आपका एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा? एल्डिहाइड ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होता है बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो या तो ये एल्डिहाइड के डेरिवेटिव हैं या फिर ये कीटोन के। एल्डिहाइड इज CHO और कीटोन इज CO। ये आपने देखा ही होगा, आपने पढ़ा ही है ना? अब बच्चों
अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैम, क्या कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ हो सकता है डेरिवेटिव? क्या स्ट्रक्चर में दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी? इसका आंसर है नहीं, दोनों चीजें नहीं होंगी, या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। अब पहले बता दो, यहाँ तक क्लियर हो गया? सिंपल, मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी के डेरिवेटिव होते हैं। किस तरीके के डेरिवेटिव? या तो ये एल्डिहाइड डेरिवेटिव होंगे या फिर ये कीटोन डेरिवेटिव होंगे, दोनों में से एक ही होगा, दोनों साथ में नहीं होंगे। हाइड्रोक्सी क्या था? जहाँ पे ओ OH था, है ना, जहाँ ओ OH अटैच हो वो क्या है? हाइड्रोक्सी है। वो क्या है? हाइड्रोक्सी है। तो एल्डिहाइड को CHO से हम जानते हैं और कीटोन को हम CO से जानते हैं। क्लियर? ये इतना क्लियर है पहले, फिर हम आगे चलते हैं। ये आप लिख लो, इसी तरीके से लिख लो नोटबुक में। इसी तरीके से लिख लो नोटबुक में। दूसरा, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका फॉर्मूला वैसे एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, पर फिर भी पता होना चाहिए, लिख लो। CnH2n ON, CnH2n ON। और यहाँ पर ये N क्या है? N मतलब नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है। क्लियर? इसका फॉर्मूला होता है CnH2nON। N मतलब N है नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है बच्चों? पॉलीहाइड्रोक्सी के डेरिवेटिव है। किस तरीके के डेरिवेटिव? या तो एल्डिहाइड या फिर वो कीटोन डेरिवेटिव है, या फिर वो कीटोन डेरिवेटिव है। क्लियर? इसका फॉर्मूला हो गया। इसका दूसरा नाम क्या होता है? सैकराइड्स होता है। यहाँ तक समझ आया? अब ये देखो बेटा, ये जो मैं एल्डिहाइड और आपको कीटोन बोल रही हूँ, ये उसी का स्ट्रक्चर है। अब एग्जाम में ना ये बनाने के लिए नहीं आता, टेंशन मत लेना इसको देख करके। इससे आपको याद भी आया होगा कि केमिस्ट्री में हाँ हम पढ़ते थे। अब कैसे पता चलेगा इसमें एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है और इसके अंदर कीटोन ग्रुप कौन सा है? सबसे पहले तो देखते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी, क्योंकि उसी का तो क्या है, ये उसी के डेरिवेटिव है ना। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब जहां हमें ओ OH दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, ये है एल्डिहाइड ग्रुप। देखो कितने ओ OH दिख रहे हैं आपको, कितने ओ OH हैं, कितने ओ OH हैं? 1 2 3, है ना, 1 2 3 4, है ना। यस, सो दिस इज योर एल्डिहाइड, क्योंकि हमें मिल गया यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, हमारा ये रहा, और जहां हमारा ये CHO आ गया, दैट इज योर एल्डिहाइड ग्रुप। वहीं बात करते हैं कीटोन ग्रुप की। ये रहे हमारे हाइड्रोक्सी ग्रुप 1 2 3 4, है ना, और ये है हमारा कीटोन। ये है हमारा कीटोन। मैंने कहा था ना, जहां पर ये हो इसका मतलब कीटोन है, जहां पर ये है इसका मतलब एल्डिहाइड है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कैसे पता लगाओगे, कैसे पता लगाओगे? किसके डेरिवेटिव है? पॉलीहाइड्रोक्सी के। पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है? ये पॉलीहाइड्रोक्सी है OH। ये क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है। ये सारे क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है। इन्हीं के डेरिवेटिव होते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो एल्डिहाइड या कीटोन। कीटोन कैसा होगा? कीटोन ऐसा होगा। एल्डिहाइड कैसा होगा? एल्डिहाइड ऐसा होगा। समझ में आ गया? यही है, बस यही है कार्बोहाइड्रेट। यही है आपका कार्बोहाइड्रेट। ये बनाने के लिए पेपर में नहीं आएगा, ये कोई नहीं पूछता, ये केमिकल स्ट्रक्चर बेटा कोई नहीं पूछता। बात करते हैं डाइटरी सोर्सेज की। आपने न्यूट्रिशन में भी मोर स्पेसिफिकली अच्छे से आपने सोर्सेज तो पढ़े ही होंगे इसके, है ना। सोर्सेज तो पढ़े ही होंगे। किस किस से मिलता है बता दो, किस किस से मिलता है? ग्रेन्स, जो ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, उनका प्लांट जो है उनसे मिलेगा। देन उसके अलावा किससे मिल सकता है? कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी मिलता है। फ्रूट में भी मिलेगा, कुछ वेजिटेबल में भी मिलेगा, साथ साथ कुछ फंगस में भी होता है। किस तरीके की? एडिबल फंगस, जैसे कि मशरूम। लेकिन कम होता है, लेकिन कम होता है, उतनी मात्रा में नहीं होता। तो
और अच्छे से आपने इसके सोर्सेस न्यूट्रिशन में ऑलरेडी कवर अप करे होंगे, है ना, सोर्सेस पढ़े होंगे अच्छे से। यहाँ तो मैं ओवरव्यू के लिए जस्ट आपको बता रही थी। तो बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया, कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी के डेरिवेटिव है, या तो एल्डिहाइड या कीटोन, राइट। इनका दूसरा नाम क्या है, सैकराइड्स। अब नेक्स्ट बेटा बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पहले एक फ्लो चार्ट बना रही हूँ, वो आप भी बना लो, और फिर उसके बाद एक एक करके उसकी पूरी हम कहानी सुनेंगे। अब ये क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है, ये किस पर बेस्ड होगी, क्लासिफिकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बेस्ड होगी नंबर ऑफ यूनिट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, कि उस मॉलिक्यूल में कितनी इसके नंबर हैं, एक कार्बोहाइड्रेट है, दो है, ज्यादा है। चलिए, अब बात करेंगे बच्चों इसकी क्लासिफिकेशन की, और एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, इसको बेटा आपको डिवाइड करना है चार भागों में। ठीक है, चार। सबसे पहले आएगा, अब हम लेते हैं दूसरा पेन। सबसे पहले होते हैं बेटा मोनोसेक्राइड्स, मोनो, मोनो यानी एक, मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, फिर आएंगे डाइसेक्राइड, फिर क्या आएंगे, डाइसेक्राइड, डाई यानी दो। पहला आया मोनो, मोनो यानी वन, यानी इसमें कितने मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल है। फिर आया डाइसेक्राइड, डाई मतलब टू, यानी इसमें कितने मॉलिक्यूल है, टू हैं। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है ओलिगो, नेक्स्ट है ओलिगो, ओलिगो सेक्राइड्स, राइट। कौन सा हो गया, ओलिगोसेक्राइड। और इसके बाद लास्ट आएगा पॉलीसेक्राइड्स, लास्ट आएगा बच्चों पॉली। क्लियर, ये चार मेन इसकी क्लासिफिकेशन है बच्चों, ये आप लिख लो। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड, कितनी हो गई, चार। मोनो, डाई, ओलिगो एंड पॉलीसेक्राइड्स। अब हर एक के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले बना लो ये। अब मोनोसेक्राइड में बेटा दो डिवीजन है, यानी दो तरीके के होंगे ये, या तो एल्डोस ग्रुप होगा या कीटोस ग्रुप होगा। एक होगा एल्डोस ग्रुप, एक होगा बच्चों कीटोस ग्रुप, राइट। एल्डोस, एल्डिहाइड, कीटोस, कीटोन। ठीक है, अब उसमें भी कितने कार्बन मॉलिक्यूल हैं उसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज हो जाएंगी, उसके हिसाब से अलग अलग हो जाएंगी। जैसे कि ट्रायोस, ट्रायोस है मतलब तीन कार्बन हो गए। ये पढ़ेंगे अभी हम आगे, टेंशन ना लो, ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, अभी आप बनाते जाओ बस। ट्रायोस, टेट्रा, टेट्राओस, पेंटोस, हेक्सोस,
मैंने बोला मोनोसेक्राइड जो होते हैं यानी जिसमें एक शुगर मॉलिक्यूल है, वो फर्दर दो भागों में डिवाइड है, या तो एल्डोस ग्रुप या कीटोस ग्रुप। अब ये एल्डोस और कीटोस में भी हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम, कि वो जो एक मॉलिक्यूल है उसमें कितने कार्बन है। अगर उसमें 3 होंगे तो उसको हम ट्रायोस बोलेंगे, अगर उसमें 4 होंगे तो उसको टेट्रोस बोलेंगे, अगर उसमें 5 होंगे तो उसको पेंटोस बोलेंगे, उसमें 6 होंगे तो हेक्सोस बोलेंगे, 7 होंगे तो हेप्टोस बोलेंगे, है ना। ये तो वर्डिंग सबको पता है ना, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मीन्स 5, हेक्सामीन 6, है ना। तो वही है, अभी और डिटेल में बात करेंगे, अभी आप इतना बनाते हुए चलो, इतना बनाते चलो। फिर डाइसेक्राइड्स में भी आएगा आपका दो तरीके, क्या क्या, एक रिड्यूसिंग, दूसरा नॉन रिड्यूसिंग। एक रिड्यूसिंग, दूसरा, रिड्यूसिंग के एग्जाम्पल है माल्टोस, लैक्टोस, जो सबसे कॉमन आपने सुने भी होंगे, एंड आइसोमेल्टोस। नॉन रिड्यूसिंग का है सुक्रोस, राइट, ये तो है डाइसेक्राइड। नेक्स्ट है ओलिगो। ओलिगो के दो एग्जाम्पल जो मेनली हम बात करेंगे वो है माल्टो ट्रायोस, और दूसरा है रेफिरॉस, RAFFIRO, राइट। और फिर आएंगे पॉलीसेक्राइड। अब बेटा पॉलीसेक्राइड मैं इधर लिख रही हूँ क्योंकि ये दो तरीके के होते हैं और दोनों के बारे में लिखना है तो जगह नहीं है, तो मैं इस तरीके से लिख रही हूँ। एक होता है होमोपॉलीसेक्राइड, और एक होता है हेटेरो। मैंने बोला बच्चों, मैं अब यहाँ यूज करती हूँ ये वाला। एक बार मैं लिख लूँ फिर आपको बताती हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। स्टार्च, इसका एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन, सेलुलोज। और हेट्रोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं सबसे कॉमन हाइयालुरोनिक एसिड, जिसका नाम इस बहुत सुना होगा, एड में देखा होगा। हाँ जी, ये बना लो बच्चों, पहले पहले आप ये बना लो अपनी नोटबुक्स में, फिर इन डिटेल बात करेंगे इनके बारे में। एक एक के बारे में आराम से अच्छे से समझाऊंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये फ्लो चार्ट बना लो क्योंकि पेपर में क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आता है, पेपर में क्लासिफिकेशन का बच्चों क्वेश्चन जो है आता है, तो इसको ज़रूर पहले बना लो। कैसे बना है मैडम, हटो तो सही, अभी हट रही हूँ, बस थोड़ा आपके लिए इजी कर दूं कि आपको डिफरेंस पता चल जाए, एक में एक ना घुस रहा हो। हाँ जी, ये है बच्चों, बना लो इसको फिर बात करते हैं।
राइट बेटा। चलो अब मैं आपको बताती हूँ। देखो पॉज करके आप आराम से इसको बना लेना। मैंने पूरा बोर्ड खाली छोड़ा हुआ है, पॉज करोगे तो अच्छे से आपको दिख जाएगा। लास्ट वाला ये सेक्राइड है, अगर आपको यहाँ दिक्कत है थोड़ी सी, ये सेक्राइड लिखा है, पॉलीसेक्राइड। लास्ट वाला अगर पूरा इसमें अच्छे से शो नहीं हो रहा होगा, है ना, पॉलीसेक्राइड है बेटा। वो जो लास्ट में लिखा है वो पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड्स। ये पॉलीसेक्राइड, उसी के दो पार्ट, होमोपॉलीसेक्राइड और हेटेरोपॉलीसेक्राइड। अब भाई पॉज करके आराम से बना लेना, मैं आपको आगे बताती हूँ। भाई हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन की। मैंने बोला मेनली 4 तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और हमारा पॉलीसेक्राइड। क्लियर, ये 4 मैंने बताए। उसमें से सबसे पहला है मोनोसेक्राइड, जिसके 2 कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, एक है एल्डोस, एक है हमारा कीटोस। अब एल्डोस और कीटोस में फर्दर कितने नंबर ऑफ कार्बन है उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर होगा, यानी 3 है तो ट्रायोस, 4 है तो टेट्रोस, 5 है तो पेंटोस, 6 है तो हेक्सोस। क्लियर, अभी बात करेंगे इसके बारे में। फिर आते हैं डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग के एग्जाम्पल है हमारे माल्टोस, लैक्टोस, आइसोमाल्टोस। एंड नॉन रिड्यूसिंग का है सुक्रोस, ये यू है बच्चों, ये यू है, अगर इसमें थोड़ा समस्या लग रही है तो यू है, ये यू, सुक्रोस, शुगर केन वाला। फिर आएगा ओलिगोसेक्राइड्स, जिसमें जिसके एग्जाम्पल है माल्टोट्रायोस और रेफिरोस। देन हमारे पास है लास्ट पॉलीसेक्राइड, जो 2 तरीके का होता है, होमोपॉलीसेक्राइड्स और हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स। दोनों के एग्जाम्पल मैंने आपको मेंशन करे हैं। अब इन डिटेल हर एक कैटेगरी के बारे में बात करेंगे ताकि समझ में आ जाए कि मोनोसेक्राइड क्या है, डाई क्या है, पॉली क्या है, ओलिगो क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हेडिंग लगा लो। ये देखो, ये सेम चीज जो पीछे मैंने लिखी थी, कार्बोहाइड्रेट्स को और 2 उसमें भी डिवाइड किया जाता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आते हैं मोनो और डाइसेक्राइड्स, और कॉम्प्लेक्स में आते हैं ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। क्लियर, ये पीछे ऑलरेडी ये पूरी बड़ी वाली टेबल में हमने ऑलरेडी देख लिया है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स में भी फर्दर डिवाइड है, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट बच्चों, पहले हेडिंग लगा लो मोनोसेक्राइड्स। सबसे पहले अपनी नोटबुक्स में लिख दो मोनोसेक्राइड्स। भाई मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? ये होती है सिंपल शुगर। ये क्या होती हैं? ये होती हैं सिंपल शुगर। सिंपल शुगर simple sugar which can join in several ways। several मतलब बहुत सारे तरीकों से ये जुड़ती है। several ways to form डाई ओलिगो एंड पॉलीसेक्राइड। बेटा मैंने बोला ये मोनोसेक्राइड्स क्या होती हैं, पहले ये समझते हैं। मोनोसेक्राइड्स बच्चों सिंपल शुगर्स हैं जो बहुत अलग अलग तरीके से जुड़ करके बनाती हैं, या तो डाइसेक्राइड्स या फिर ओलिगोसेक्राइड या फिर पॉलीसेक्राइड। क्लियर, फिर से बोलती हूँ, मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर है जो अलग अलग तरीके से जुड़ करके या तो बना सकती हैं आपकी डाइसेक्राइड्स या ओलिगो या फिर पॉलीसेक्राइड्स। क्लियर, अब ये मोनोसेक्राइड्स में दो डिवीजन है। पहला कि उनका कार्बोनिल ग्रुप क्या है। कार्बोनिल ग्रुप यानी कि वो एल्डिहाइड है, वो एल्डोस है, या फिर वो कीटोन है या कीटोस है। क्लियर, दूसरा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। तो इसको एक बार ध्यान से सुनो। मोनोसेक्राइड्स को दीज कैन बी डिवाइडेड these can be divided in 2 groups। इनको हम 2 ग्रुप में बच्चों बांट सकते हैं।
कौन कौन से ग्रुप? पहला उनका केमिकल नेचर, पहला ग्रुप उनका केमिकल नेचर, कि भाई उनका केमिकल नेचर क्या है। पहला ग्रुप क्या रहता है? केमिकल नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। पहला रहेगा कार्बोनिक ग्रुप, यानी कि या तो एल्डोस होंगे या कीटोस होंगे। तो भाई उनका केमिकल नेचर अगर एल्डोस है तो वो एल्डोस कहलाएंगे, अगर उनका केमिकल नेचर कीटोन वाला है तो वो कीटोस कहलाएंगे। राइट? मैंने क्या बोला? मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर है जो अलग अलग तरीके से जुड़ करके क्या बनाएंगी? डाई, ओलिगो या फिर पॉलीसेक्राइड्स। इनको हम दो तरीके से बांट सकते हैं। कैसे? पहला उनके केमिकल नेचर पे, किसके केमिकल नेचर पे? उनके कार्बोनिल ग्रुप के केमिकल नेचर पे, यानी कि या तो वो एल्डोस ग्रुप हो सकती है या फिर वो बच्चों कीटोस ग्रुप हो सकती है। फिर दूसरा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब बच्चों जरा ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला आपको, मैं क्या बताना चाहती हूँ। मैंने बोला भाई मोनोसेक्राइड्स क्या है? सिंपल शुगर है। क्या है? सिंपल शुगर है जो अलग अलग तरीके से जुड़ के बना सकती है क्या? डाइसेक्राइड्स, ओलिगो या फिर पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, इतना क्लियर है। अब फिर मैंने बोला भाई इन मोनोसेक्राइड्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला उनके केमिकल नेचर पे, उनके कार्बोनिल ग्रुप के केमिकल नेचर पे, यानी कि या तो एल्डोस होगी या फिर कीटोस होगी। दूसरा कि उनके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उनकी चेन में, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उनकी चेन में। अगर 3 है तो ट्रायोस, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा। राइट? ये क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? मैंने बोला दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक उनके केमिकल नेचर पे, कार्बोनिल ग्रुप के केमिकल नेचर पे, दूसरा कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उनकी चेन में। उस हम इन दो तरीकों से हम मोनोसेक्राइड्स को बच्चों बांट सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। ये आप लिख लो। ये आप लिख लो। केमिकल नेचर में दो ही तरीके होंगे, या तो एल्डोस ग्रुप या कीटोस ग्रुप, और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसके हिसाब से वेरी करेगा, या तो होंगे ट्रायोस या टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। ये क्या है? ये टेट्रा, पेंटा, हेप्टा, ये क्या है? ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये कितने नंबर हो गए? ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, 3, 4, 5, 6। और हेप्टा है तो 7, हेप्टा है तो 7। क्लियर है? बढ़े आगे? इतना क्लियर हो गया? आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। दो भाग में कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो तरीके से डिवाइड होता है, एक उनका केमिकल नेचर, दूसरा उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब पहले बात करते हैं केमिकल नेचर की, पहले केमिकल नेचर की। मैंने क्या बोला? केमिकल नेचर किसका होगा? उनके कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि दो, या एक होगा एल्डोस, एक होगा कीटोस। तो एल्डोस है यानी एल्डिहाइड है, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा CHO ग्रुप। CHO ग्रुप किस पे होगा? ये CHO ग्रुप किस पे होगा? ये CHO ग्रुप ऑन कार्बन 1, ऑन कार्बन, जो कार्बन एटम 1 है ये उस पर होगा, ऑन कार्बन 1। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है बच्चों ग्लूकोस।
इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज। और कीटोस की बात की, यानी इसमें कौन सा ग्रुप है, इसमें है कीटोन ग्रुप। इसमें क्या है, कीटोन, GROUP, इसमें है बच्चों कीटोन ग्रुप, यानी के CO एट कार्बन 2। कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे, दूसरे नंबर ऑफ कार्बन पे 2 होगा। एग्जाम्पल, हाँ जी, मैंने क्या बोला, केमिकल नेचर के हिसाब से दो दो ग्रुप हो सकते हैं, एक एल्डोस एक कीटोस। एल्डोस यानी जहाँ पर CHO है, कहाँ होगा लेकिन ये CHO, कार्बन 1 पे होगा। एग्जाम्पल है ग्लूकोज। फिर मैंने बोला दूसरा होगा कीटोस। कीटोस यानी कौन सा ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप होगा। कौन से कार्बन पे, कार्बन 2 पे। एग्जाम्पल है फ्रक्टोस, एग्जाम्पल है फ्रक्टोस। तो ये दोनों का हो गया एग्जाम्पल, ये क्या हो गया, दोनों का एग्जाम्पल। अब वापस चलते हैं, ये कार्बन 1 कार्बन 2 पे चलते हैं, जरा ये इधर आ जाओ। हाँ जी, ये देखा था ना, ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। कहाँ पर है, कार्बन 2 पे। ये कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप। ये कहाँ पर है, 1 पे। बस यही है, बस यही है। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट। क्लियर। एक और बात लिख लो बच्चों, कभी कभी कीटोन को डिनोट करने के लिए, कीटोन इज ऑल्सो डिनोटेड बाय सफिक्स उल। या यानी कि कहीं कहीं पर आपको कीटोन ग्रुप जो है वो किससे डिनोट होगा, सफिक्स उल, या जब लिखा हुआ है UL। जब क्या लिखा हुआ है, UL लिखा हुआ है। एग्जाम्पल बताती हूँ, एरिथ्रुलोस। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एरिथ्रुलोस। यहाँ पे जो ये UL है, ये जो UL है ये है आपका कीटोन ग्रुप। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कभी कभी कीटोन को डिनोट करने के लिए UL भी यूज होता है। तो इस तरीके से UL आपको दिख सकता है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। केमिकल नेचर पे मोनोसेक्राइड्स कैसे डिवाइड हो रहे हैं, दो तरीके से, या तो एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोस ग्रुप। एल्डिहाइड होगा तो क्या बोलेंगे, एल्डोस। कीटोन होगा तो कीटोस बोलेंगे। एग्जाम्पल, एल्डोस में कार्बन 1 पे होगा, एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज है। कीटोस में कार्बन 2 पे होगा, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है हमारा फ्रक्टोज। और कभी कभी कीटोन को डिनोट करने के लिए UL भी यूज होता है, सफिक्स UL भी यूज होता है। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसकी सेकंड वाली। सेकंड किस तरीके से डिवाइड कर रहे थे हम, सेकंड कैसे डिवाइड हो रहा था, नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। सेकंड डिवीजन थी नंबर ऑफ कार्बन एटम। वैसे तो आई होप ये ऑलरेडी क्लियर है, मैंने बताया भाई कितने कार्बन है उसके स्ट्रक्चर में, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। 3 है तो ट्रायोस बोलेंगे, 4 है तो टेट्रोस बोलेंगे। पहले बात करते हैं ट्रायोस की। ट्रायोस है बेटा स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट है ये, 3 से कम तो होंगे ही नहीं। ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट मोनोसेक्राइड है, यानी कि 3 से कम होगा ही नहीं। इसीलिए हमने शुरुआत किससे की, ट्रायोस से की। इसीलिए किससे की, ट्रायोस से की। मोनोसेक्राइड्स, हाँ ठीक तो है स्पेलिंग। यानी ये क्या है, स्मॉलेस्ट मोनोसेक्राइड है, विद कितने एटम है इसमें,
कार्बन के कितने एटम हो गए बता दो अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। विद 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, ट्रायोस, और ट्राई का मतलब ही क्या होता है, 3 होता है। एग्जाम्पल लिख लो इसका। इसका एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, ये इसका एग्जाम्पल है। हाइड्रोक्सी एसीटोन भी इसका एग्जाम्पल है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला ट्रायोस जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट मोनोसेक्राइड है जिसमें 3 कार्बन एटम होंगे, 3 से नीचे कोई है ही नहीं, है ना। और एग्जाम्पल क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये तो हो गया ट्रायोस। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों टेट्रोस की। नेक्स्ट किसकी बारी आ गई, नेक्स्ट आ गई टेट्रोस की, TETROSE। नेक्स्ट है टेट्रोस। टेट्रोस मतलब 4 कार्बन, है ना। टेट्रोस मतलब 4 कार्बन, कोई डाउट। एग्जाम्पल बताती हूँ, एरिथ्रोस और एरिथ्रुलोस। तो एरिथ्रुलोस क्या हो गया, वो हो गया एसीटोन ग्रुप, ओ सॉरी कीटोन ग्रुप। कैसे पता लगा ये कीटोन ग्रुप है, क्योंकि यूएल है इधर। कैसे पता लगा कीटोन ग्रुप है, क्योंकि सफिक्स यूएल यूज हो रहा है। क्लियर। टेट्रोस मीन्स जिसमें 4 कार्बन एटम होंगे, एग्जाम्पल है एरिथ्रोस और एरिथ्रुलोस। एरिथ्रुलोस आपका कीटोन वाला ग्रुप है क्योंकि यूएल सफिक्स इसमें यहाँ पर यूज हो रहा है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट आएगा पेंटोस। पेंटोस मतलब कितने कार्बन होंगे अब बता दो, कितने कार्बन होंगे भाई, 5। पेंट मतलब 5, पेंटोस, पेंटोस में होंगे 5 कार्बन। इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल है राइबोस और है आपका जाइलुलोस। ठीक है, ये हो गया पेंटोस। फिर हमने एक और पढ़ा था हेक्सोस। हेक्सोस में कितने हो गए बच्चों, 6। कितने कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन। एग्जाम्पल, ग्लूकोस, फ्रक्टोस। हाँ जी क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। मैंने बोला, हम बात कर रहे थे मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स क्या है बच्चों, सिंपल शुगर हैं जो अलग अलग तरीके से जुड़ करके या तो डाई बना सकती हैं या ओलिगो बना सकती हैं या पॉलीसेक्राइड बना सकती हैं। इनको हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला, उनके कार्बोनिल ग्रुप का केमिकल नेचर, यानी कि या तो एल्डोज ग्रुप होगा या कीटोस ग्रुप होगा। दूसरा, इनके नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अगर 3 एटम है तो ट्रायोस, जो ट्रायोस क्या होता है सबसे स्मॉलेस्ट है। देन टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। यही चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई है विद एग्जाम्पल। कोई डाउट, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है बेटा। तो ये हो गया हमारा क्या, मोनोसेक्राइड खत्म। अब नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, डाइसेक्राइड्स की। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे बच्चों, डाइसेक्राइड्स की बात करेंगे। नाउ व्हाट इज डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड्स में क्या होता है बेटा, डाइसेक्राइड में 2 या उससे ज्यादा सिमिलर या डिसिमिलर मोनोसेक्राइड की यूनिट होती है। डाइसेक्राइड में क्या होता है, 2 या उससे ज्यादा सिमिलर या डिसिमिलर यूनिट होगी किसकी, मोनोसेक्राइड्स की। यानी जो मोनोसेक्राइड है एक जैसे या 2 सिमिलर या डिसिमिलर, उनसे बनता है हमारा डाइसेक्राइड। क्लियर। तो क्या होता है डाइसेक्राइड में होगा,
कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर, या तो दो सिमिलर होंगे, क्या सिमिलर होंगे, मोनोसेक्राइड, या फिर दो डिसिमिलर होंगे। डिसिमिलर की स्पेलिंग, सिमिलर, हाँ, या तो दोनों सिमिलर होंगे या दोनों डिसिमिलर होंगे, क्या, मोनोसेक्राइड्स, या तो दो सिमिलर या दोनों डिसिमिलर मोनोसेक्राइड होंगे, जुड़े हुए, लेकिन क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे एक दूसरे से एक बॉन्ड के थ्रू, लिंक्ड टुगेदर, लिंक्ड टुगेदर बाय एक बॉन्ड, बाय अ बॉन्ड। मैंने क्या बोला भाई, डाइसेक्राइड्स मतलब डाइसेक्राइड में दो सिमिलर या डिसिमिलर मोनोसेक्राइड होंगे, या तो दोनों सिमिलर होंगे, दोनों एल्डोस एल्डोस हो गए, या एक एल्डोस एक कीटोस हो गया, ये दोनों मिलकर के बनाएंगे क्या, डाइसेक्राइड। और ये दोनों जुड़े हुए होंगे एक बॉन्ड से, किस बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किससे जुड़े होंगे बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो इनके बीच का बॉन्ड है जो इनको जोड़ के रखेगा, उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, माल्टोस, लैक्टोस, और है हमारा हमारा सुक्रोज। फिर से बताती हूँ बच्चों, डाइसेक्राइड मतलब डाइसेक्राइड बने होते हैं दो या तो सिमिलर या दो डिसिमिलर मोनोसेक्राइड से, और ये जुड़े हुए होते हैं एक बॉन्ड से, जिस बॉन्ड का नाम क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। इस बॉन्ड का नाम क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है भाई, बता दो। एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को दूसरों कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से जोड़ता जो है उसको ही बोलता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसी को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से ये जोड़ रहा है। और कौन से मॉलिक्यूल है, या तो दो सिमिलर होंगे या दो दो डिसिमिलर मोनोसेक्राइड्स होंगे, वही क्या बना देंगे, डाइसेक्राइड। एग्जाम्पल है माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोज। क्लियर, ये देख लो बेटा, लिख लो इसको। अब ये जो माल्टोस हमने देखा, ये माल्टोस क्या होता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है माल्टोस। माल्टोस को हाइड्रोलाइज यानी कि एक तरीके से मान लो घोलने वाला काम कौन कर रहा है, माल्टेस। माल्टेस क्या है, एक एंजाइम है जो इसको तोड़ता है। माल्टेस एंजाइम की मदद से ये हाइड्रोलाइज बच्चों हो जाता है, कौन, माल्टोस। राइट, एंजाइम क्या कर रहा है, इसकी चेन को तोड़ रहा है, क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल था लैक्टोस, जो हमें थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। लैक्टोस बेटा रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड है, कहाँ प्रेजेंट होता है, मिल्क में। मैं लिख रही हूँ, लिख लेना आप लोग भी। अभी समझेंगे इसको, चिंता ना करो। मिल्क में होता है, इसीलिए इसका नाम ना मिल्क शुगर भी है। इसीलिए इसको मिल्क शुगर बोलते हैं, क्योंकि ये दूध में प्रेजेंट होता है। और लैक्टोज को तोड़ने का काम कौन करता है बच्चों, एक एंजाइम जिसका नाम क्या है, लैक्टेस। एंजाइम है लैक्टेस जो इसको हाइड्रोलाइज करता है, और क्या बन जाता है,
ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, टूट के क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और गैलेक्टोज बच्चों मिलता है। अब ध्यान देते हैं, लिख लो इसको, फिर इसके बारे में समझते हैं। हाँ जी, मैंने बोला बच्चों ये जो डाइसेक्राइड है ये दो सिमिलर या डिससिमिलर मोनोसेक्राइड से मिलके बना होता है और ये जुड़े हुए होते हैं एक बॉन्ड से जिसका नाम क्या था बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, है ना। फिर मैंने एग्जाम्पल बताया आपको माल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोज। माल्टोस मैंने बताया, माल्टोस को हाइड्रोलाइज किया जाता है एक एंजाइम के द्वारा, उस एंजाइम का नाम है माल्टेज। हाइड्रोलाइज मतलब कि इसकी जो केमिकल रिएक्शन है उसको तोड़ दिया जाता है, जब भी ये वाटर में मिक्स होगा तो इसको तोड़ दिया जाएगा, कौन किसकी मदद से, एंजाइम की मदद से। क्या नाम है उस एंजाइम का, माल्टेज नाम है, ठीक है। फिर हमने बात की लैक्टोज की। लैक्टोज बेटा रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड होता है, ये कहाँ प्रेजेंट है, मिल्क में प्रेजेंट होता है। कब बनता है ये, लैक्टेशन के टाइम पर बनता है, मेमोरी ग्लैंड्स में, मेमोरी ग्लैंड्स में बनता है लैक्टेशन के टाइम। ये मिल्क में प्रेजेंट है इसलिए इसको मिल्क शुगर भी बोलते हैं। और लैक्टोज को तोड़ने का काम एक एंजाइम करता है, क्या नाम है उसका, लैक्टेज है। तोड़ के क्या बनाता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाता है। इसी का एक और एग्जाम्पल हमारे पास है सुक्रोज। सुक्रोज, सुक्रोज किसमें मिलेगी, सुक्रोज को हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, है ना, यहाँ बहुत खिचपिच हो जाएगी। सुक्रोज को लिखते हैं अगले पेज पे, सुक्रोज। सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है बच्चों इन्वर्ट शुगर। क्यों है, क्योंकि इसको, इसकी केमिकल रिएक्शन जो एंजाइम ब्रेक करता है ना उसका नाम है इन्वर्टेज, इसलिए इसका नाम है इन्वर्ट शुगर। कहाँ मिलती है ये, प्लांट में, फाउंड इन प्लांट, प्लांट में मिलती है इन्वर्ट शुगर, इसको हम बोलते हैं। दूसरा टेबल शुगर भी बोला जाता है इसको, टेबल शुगर इसको बोला जाता है, या इसको बोला जाता है केन शुगर, केन, CANE, केन। सबने सुना है ना वो शुगर केन, गन्ना जो होता है गन्ना, उसमें से, उसी से मिलती है हमें ये सुक्रोज, उसी से मिलती है ये सुक्रोज। अब इसका जो एंजाइम है वो कौन सा है, यानी कि ये किसकी मदद से हाइड्रोलाइज्ड होता है, यानी कि किसकी मदद से ये ब्रेक डाउन होता है, हाइड्रोलाइज्ड टू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, यानी कि जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, इसको पानी के साथ इसकी रिएक्शन तोड़ी जाती है तो हमें मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और तोड़ता कौन है इसको, एंजाइम, उस एंजाइम का नाम क्या है, इन्वर्टेज, इन्वर्टेज एंजाइम। मैंने बोला, मैं फिर से बोलती हूँ बेटा, मैंने, हम बात कर रहे थे सुक्रोज की, क्या है ये सुक्रोज, क्या है, डाइसेक्राइड है। इसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, ये प्लांट्स में मिलता है। इसको टेबल शुगर भी बोला जाता है, इसको केन शुगर भी बोला है, केन यानी शुगर केन, गन्ना सुना होगा सबने। इसको तोड़ने का काम जो एंजाइम करता है उस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज, इन्वर्टेज। और जब ये टूटता है तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोस मिलेगा, क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोस मिलेगा। क्लियर, ये क्या हो गए हमारे तीन एग्जाम्पल हो गए, किसके, डाइसेक्राइड के, किसके हो गए, डाइसेक्राइड के तीन एग्जाम्पल। ये लिख लो, लिख लो। प्लस मैंने पीछे आपको बताया था ये रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है,
जो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है, जो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं उनके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होता। यही बेसिक सा डिफरेंस है बच्चों, नॉन रिड्यूसिंग के अंदर कोई फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होता, रिड्यूसिंग के अंदर होता है, राइट। और हमारा रिड्यूसिंग का एग्जाम्पल है कौन सा, लैक्टोज। क्या एग्जाम्पल है, लैक्टोज। क्लियर बेटा, फिर से बताऊं, डाइसेक्राइड में क्या है, दो सिमिलर या डिससिमिलर मोनोसेक्राइड्स हैं जो जुड़े हुए हैं एक बॉन्ड से, जिसका नाम क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एग्जाम्पल माल्टोस, माल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोज। माल्टोस को हाइड्रोलाइज करने का काम, यानी उसकी केमिकल रिएक्शन को वाटर के साथ जब उसकी केमिकल रिएक्शन होगी उसको तोड़ने का काम जो एंजाइम करता है उसका नाम है माल्टेस, राइट। फिर हमने बात की लैक्टोस की। लैक्टोस होता है मिल्क के अंदर प्रेजेंट, इसीलिए इसको मिल्क शुगर भी बोलते हैं। लैक्टोज को तोड़ने का काम जो एंजाइम करता है उसका नाम है लैक्टेस। तोड़ के बनाता क्या है, ग्लूकोस और गैलेक्टोस बनाता है। फिर हमने बात की तीसरे एग्जाम्पल की, जो कि क्या है, सुक्रोस, जिसको हम इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। ये प्लांट में मिलता है, इसको केन शुगर भी बोला जाता है। इसको तोड़ने का काम जो एंजाइम करता है उसका नाम है इन्वर्टेज, और तोड़ के देता क्या है, ग्लूकोस और फ्रक्टोस, ग्लूकोस और फ्रक्टोस। क्लियर, आगे बढ़े। अब आया बेटा ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे ओलिगोसेक्राइड्स की, आप हेडिंग लगा लो ओलिगोसेक्राइड्स। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। चलिए बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड्स की। बेटा ओलिगोसेक्राइड्स बच्चों तब बनते हैं जब दो या उससे ज्यादा मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ते हैं। कब बनते हैं, दो या उससे ज्यादा मोनोसेक्राइड जब जुड़ते हैं और लिंक होते हैं एक बॉन्ड से। बात करेंगे इसकी भी, लिख लीजिए। चलिए, ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं, ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो बने हैं कैसे, बिल्ट बाय लिंकिंग ऑफ बाय लिंकिंग मोर देन टू। क्या टू, मोनोसेक्राइड्स। जब दो से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स जुड़ते हैं तब बनते हैं ओलिगोसेक्राइड्स, सेक्राइड्स, राइट। और ये कैसे जुड़े हैं, यहाँ भी एक बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड, यहाँ भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एग्जाम्पल माल्टोट्राइओस और है रेफिनोस, RAFFINOS, रेफिनोस, राइट। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो है डाइजेस्ट नहीं होते ह्यूमन बींग्स में। मोस्ट ऑफ देम नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है बेटा, चलो एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। मैंने बोला ओलिगोसेक्राइड्स तब बनते हैं जब दो से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स की यूनिट आपस में जुड़ी होती है, किसके द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ी है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के
द्वारा जुड़ी हुई है। एग्जाम्पल है माल्टोट्रायोस और रेफिनोस। और ये वाले जो सेक्राइड्स हैं, ये जो हैं मोस्ट ऑफ देम हमारी ह्यूमंस के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते। ह्यूमंस के अंदर ये डाइजेस्ट बच्चों नहीं होते। क्लियर है? सो ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में ज़्यादा कुछ इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, दिस इज़ मोर देन इनफ। बस याद रखो ओलिगोसेक्राइड्स कब बनते हैं, जब दो से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स की यूनिट आपस में जुड़ती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। और एग्जाम्पल हो गया आपका माल्टोट्रायोस और रेफिनोस, राइट। और मोस्ट इसमें से मोस्ट ऑफ देम जो है ह्यूमंस में डाइजेस्ट बच्चों नहीं होते। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स की। और बेटा पॉलीसेक्राइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीसेक्राइड्स पे आइए। पॉलीसेक्राइड्स का दूसरा नाम है ऑल्सो नोन एज ग्लाइकेंस। इनको ग्लाइकेंस के नाम से भी जाना जाता है। इनको ग्लाइकेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये होते क्या हैं? दे आर लार्ज दे आर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स। दे आर लार्ज नंबर ऑफ मैंने क्या बोला? पॉलीसेक्राइड्स क्या है? पॉली का मतलब ही क्या होता है? बहुत सारे। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। कितने सारे? मोर देन 10। कितने सारे? मोर देन 10। तो ये 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स जब आपस में जुड़ते हैं, किससे जुड़ेंगे बच्चों? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेंगे। तो वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे पॉलीसेक्राइड। सिंपल है। ये क्या है? ये लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स हैं जो जुड़े हुए हैं किससे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। अब समझ आ रहा होगा ना? अब क्लियर हो रहा होगा। लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? क्लियर बच्चों? इतना समझ में आया भाई? इनको हम ग्लाइकन्स के नाम से भी जानते हैं। पॉलीसेक्राइड्स होते क्या हैं? जब 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। उसको हम बोलते हैं बच्चों पॉलीसेक्राइड। इसको लिख लो। अब ये पॉलीसेक्राइड होते हैं दो टाइप के। कैसे? ये होते हैं बच्चों दो टाइप के, होमो एंड हेट्रो। यहाँ पर हमारे पास क्या है? दो टाइप है। कैसे? एक है होमोपोलीसेक्राइड। दूसरा है हेटेरो। होमो मतलब क्या होता है बच्चों? होमो मतलब होता है सेम। तो क्या सेम होगा? सेम क्या होगा भाई? राइट। तो मैंने बोला भाई ये दो तरीके के होते हैं। एक है होमोपॉलीसेक्राइड और एक है हेटेरो। होमो का मतलब होता है सेम, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। होमो मतलब होता है सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। तो यहाँ पर क्या सेम होगा? मोनोसेक्राइड सेम होंगे। किससे बन रहे हैं? मोनोसेक्राइड से ही तो बन रहे हैं। तो होमो के अंदर क्या होगा? होमोपॉलीसेक्राइड बनेगा एक ही पॉलीसेक्राइड से। एक ही पॉलीसेक्राइड से किससे बनेगा? जो इनका स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? फॉर्म्ड होगा बाय सेम ये बनेगा सेम मोनोसेक्राइड यूनिट से। इनका जो स्ट्रक्चर बना है वो एक ही तरीके की मोनोसेक्राइड यूनिट से बनेगा।
जबकि जो हेटेरो होंगे वो कैसे बनेंगे, वो डिफरेंट मोनोसेकेराइड से बनेंगे, डिफरेंट चलिए पहले इतना समझते हैं। मैंने बोला पॉलीसेक्राइड्स का दूसरा नाम क्या है, ग्लाइकन्स। दूसरा नाम क्या है, ग्लाइकन्स। ये कैसे बने हैं, जब 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं पॉलीसेक्राइड्स। ये दो टाइप के हैं, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड मतलब इनका स्ट्रक्चर जो बना है वो एक ही मोनोसेकेराइड यूनिट से बना है, और अगर ये डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट से बना होगा तो हम उसको बोलेंगे हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब यहां तक पहले लिखो। क्लियर है? अब बात करेंगे एक एक के बारे में, बात करेंगे एक एक के बारे में। पहले लिखो होमोपॉलीसेकेराइड। अब मैंने क्या बोला, होमो किससे बना है, किससे बना है भाई, जल्दी से बता दो किससे बना है। सेम मोनोसेक्राइड यूनिट से बना है ना, किससे बना है ये, सेम मोनोसेक्राइड यूनिट, मोनोसेक्राइड यूनिट से ये बना है। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे, इसके एग्जाम्पल आएंगे स्टार्च, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, और सेलुलोज, ग्लाइकोजन, और आएगा आपका सेलुलोज। अब भाई जब मैं तो ये कह रही हूं, है ना, आपके मन में ये क्वेश्चन है कि भाई अलग अलग एग्जाम्पल क्यों है, बना तो ये सेम ही मोनोसेक्राइड से है, ये तो सेम ही मोनोसेक्राइड से बना है, तो डिफरेंस कहाँ पर है फिर, डिफरेंट है इनका बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर। ये बने तो सेम है, सेम मोनोसेक्राइड है, जो मोनोसेक्राइड रहेगा वो तो सेम है। जैसे मान लो अगर ये ग्लूकोज से बने हैं तो सब में ही ग्लूकोज होगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ होगा, इनके स्ट्रक्चर की बॉन्डिंग में। बट डिफर इन स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग, इनकी जो बॉन्डिंग है वो अलग होगी। किस तरीके की हो सकती है भाई, मैं इधर ही लिख देती हूँ, है ना, आपको दिखेगा भी नहीं है। स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग इनकी अलग होगी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इनकी स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग अलग है ना, इसका क्या मतलब हुआ कि इनकी स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग अलग है, भाई क्या मतलब हुआ इसका। मैम आप तो बोल रहे हो कि ये सेम मोनोसेक्राइड यूनिट से बने हैं, तो ये अलग कैसे हो गई। बेटा बने तो सेम मोनोसेक्राइड यूनिट से है, बट इनका डिफरेंस जो है ना इनके स्ट्रक्चर में है, इनका जुड़ने का, आपस में एक दूसरे से जुड़ने का तरीका अलग है। कुछ तो होंगे लीनियर और कुछ होंगे ब्रांच। तो जब इस तरीके से है, ये क्या हो गया, ये हो गया इनका लीनियर बॉन्ड, ये है लीनियर। कुछ होंगे ऐसे, ये हो गया इनका ब्रांच्ड। तो डिफरेंस सिर्फ इसका है, बने ये सेम मोनोसेक्राइड से ही है, डिफरेंस बस इनकी बॉन्डिंग में है। कुछ तो लीनियर होंगे, कुछ होंगे हमारे कैसे, ब्रांच, कुछ किसी किसी की जड़ें निकल रही होंगी, किसी किसी की जड़ें निकल रही होंगी। क्लियर है? इतना क्लियर है भाई, सेम से बन रहे हैं, डिफरेंस कहाँ आ रहा है इनकी बॉन्डिंग के अंदर, या तो लीनियर होगी या ब्रांच होगी, राइट। या मैंने इसका एक डायग्राम भी रखा है आपको दिखाने के लिए, ये रहा, हाँ ये देखो,
ये देखो, ये है लीनियर स्ट्रक्चर। ये कैसा है? लीनियर, सीधे 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 चले हुए हैं, ठीक है। ये है हमारा ब्रांच स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर ब्रांचिंग हो गई। ये देखो, ये क्या हो गई? ये ब्रांच हो रही है। तो बने तो एक ही उससे हैं, दोनों में ही ग्लूकोस है। देखो, इधर भी ग्लूकोस है, इधर भी ग्लूकोस है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है बेटा, लीनियर स्ट्रक्चर है या ब्रांच स्ट्रक्चर है। और एक और डिफरेंस आएगा इनके बॉन्ड में, इनके बॉन्ड में। तो हम अभी पढ़ेंगे, है ना। इसका एग्जाम्पल है अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन, है ना। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझो कि लीनियर और हमारे ब्रांच में क्या डिफरेंस है, अभी इतना क्लियर करो, फिर हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। हाँ जी, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। सबसे पहले बात करेंगे स्टार्च। स्टार्च क्या है? ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? यानी किससे बना हुआ है? ग्लूकोज से बना हुआ है। कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है, स्टार्च कहाँ प्रेजेंट होता है भाई? प्रेजेंट इन प्लांट्स, लेकिन स्टोर्ड फॉर्म में। प्लांट्स में ये स्टोर होता है जाकर के, स्टोर्ड फॉर्म में प्लांट्स में ये प्रेजेंट होता है। उसके अलावा किस तरीके के प्लांट्स भाई? सीरियल्स, जो दालों वाले होते हैं, सीरियल्स। सीरियल हो गया, जैसे वीट और मेज, जो वीट और मेज के पौधे हैं ना, वहां पर मिलेगा ये आपको, राइट। पोटैटो में भी मिलेगा, पोटैटो में भी, यानी आलू में भी मिलेगा स्टार्च। क्लियर? ये मेजर सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का ह्यूमंस के लिए, मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ से काफ़ी हमें कार्ब मिलते हैं, क्योंकि क्या मेजॉरिटी लोग क्या खाते हैं? रोटियां खाते हैं, रोटियां खाते हैं ना। और वीट में क्या है? वीट में है स्टार्च। स्टार्च किससे बना है? ग्लूकोज से बना है। मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में जो मैं आपको लिखवा रही हूँ। इसके बारे में, स्टार्च के बारे में। अब इसमें दो चेन होती है, टू चेन्स आर देयर। पहली होती है अमाइलेस, अमाइलोस, अमाइलोस। दूसरी होती है अमाइलोपेक्टिन, जो अभी हमने इमेज देखी थी ना बेटा, वो। अब बताओ क्या डिफरेंस था अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन में? भाई दोनों ही तो स्टार्च हैं, दोनों ही स्टार्च है ना, ग्लूकोज से ही बने हैं दोनों। डिफरेंस क्या था? उनके जुड़ने के तरीके से, है ना। एक था लीनियर, एक था ब्रांच्ड। एक था बच्चों लीनियर, एक था हमारा ब्रांच्ड। तो हमारा लीनियर कौन सा था? अमाइलोस था हमारा लीनियर, है ना, लीनियर स्ट्रक्चर दिखा था ना अभी। और अमाइलोपेक्टिन था हमारा ब्रांच्ड। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? भाई मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, किसका, किसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं होमोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड क्या है? होमोपॉलीसेक्राइड है जब एक ही सेक्राइड, मोनोसेक्राइड यूनिट से जो पॉलीमर बनते हैं उनको हम बोलते हैं मोनोसेक्राइड। जिसका हमने एग्जाम्पल पढ़ा स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। तीनों में डिफरेंस क्या है भाई? बने तो एक ही मोनोसेक्राइड से, लेकिन इनका जुड़ने का तरीका अलग है। कुछ में होगा लीनियर, कुछ में होगा ब्रांच। फिर हमने बात की स्टार्च की, जो किससे बना है? ग्लूकोज से। कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट्स में, स्टोर्ड फॉर्म में। ह्यूमन बींग्स के लिए मेजर सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। अब इसमें भी दो तरीके की चेन होती है, एक अमाइलोस जो लीनियर है, और एक अमाइलोपेक्टिन जो क्या है? ब्रांच्ड है। ये हमने देख लिया। ये रहा बेटा आपका अमाइलोस, लीनियर स्ट्रक्चर। ये है हमारा अमाइलोपेक्टिन जो कि है ब्रांच स्ट्रक्चर। क्लियर है? जो जो मैंने बताया वो क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पर एक और डिफरेंस नोट करो। इसमें देखो बॉन्ड का नाम है तो ग्लाइकोसिडिक ही, है तो ग्लाइकोसिडिक ही, लेकिन डिफरेंस है क्या? इसके बॉन्ड का नाम है अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। किसका? एमाइलोस में जो बॉन्ड बन रहा है उसका नाम क्या है? अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और अमाइलोपेक्टिन में जो बन रहा है उसका क्या नाम है?
अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। उसमें 4 है, इसमें 6 है। अब ये 4 और 6 का क्या मतलब हुआ? भाई ये 4 और 6 का क्या मतलब है? क्या मतलब है 4 और 6 का? कोई गेस कर सकता है? सिंपल है भाई, जो फर्स्ट कार्बन एटम है वो इसको ज्वाइन कर रहा है फोर्थ पे। जो पहला कार्बन एटम है वो फोर्थ कार्बन पे ज्वाइन कर रहा है, और यहाँ पर वो ज्वाइन कर रहा है सिक्स्थ पे। वो कहाँ ज्वाइन कर रहा है? वो ज्वाइन कर रहा है सिक्स्थ पे। ये डिफरेंस है। आप बस इतना समझो कि भाई दोनों का बॉन्ड अलग है। एक का नाम है अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक और एक का नाम है अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एक का है अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है। लीनियर स्ट्रक्चर में होगा 4 ग्लाइकोसिडिक, और ब्रांच स्ट्रक्चर में होगा 6 ग्लाइकोसिडिक। यहां तक क्लियर बच्चों? यहां तक क्लियर? क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? मैं ये भी लिख देती हूँ। एक मिनट, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। हाँ जी, यहीं लिख लेते हैं। लीनियर में जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक। और ब्रांच में कौन सा होगा? अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक एसिडिक। ठीक है, क्लियर है बेटा? स्टार्च क्लियर है? इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पे चले। चले इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट मैंने आपको एक बताया था ग्लाइकोजन और एक बताया था सेलुलोज। पहले बात करते हैं ग्लाइकोजन की। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉस्ट तो नहीं हो गए? क्या पढ़ रहे हैं हम? हेट्रोपॉलीसेकेराइड का, सॉरी होमोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल, जिसमें स्टार्च हमने कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोजन की। भाई ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च बोलते हैं इसको, क्योंकि ये एनिमल्स में होता है। एनिमल स्टार्च ये हाईली ब्रांच्ड होता है। जैसे हमने पिछले वाला तो देखा, वो दोनों था। ये क्या होता है? ये हाईली ब्रांच है। इसका जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें बहुत ब्रांचेस होती हैं। ठीक है। अब इसमें क्योंकि ब्रांचेस ज्यादा है ना, तो इसमें अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी मिलेगा, एंड अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक भी मिलेगा। क्लियर? इसमें क्या है? दोनों है, दोनों होंगे। एंड इन ह्यूमंस यानी हमारे अंदर जो ग्लाइकोजन है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? हमारे अंदर यानी ह्यूमंस के अंदर जो हमारा ग्लूकोस है, ग्लूकोस इन ह्यूमंस, ग्लूकोस स्टोर्स इन ग्लाइकोजन फॉर्म। मैंने क्या बोला? हम पढ़ रहे हैं होमोपॉलीसेकेराइड का दूसरा एग्जाम्पल, जो कि क्या है? ग्लाइकोजन। भाई ग्लाइकोजन मैंने बोला एनिमल स्टार्च है, जो हाईली ब्रांच होता है। क्योंकि ये बहुत ब्रांच है, इसलिए इसके अंदर दोनों तरीके के बॉन्ड देखने को मिलेंगे। अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक भी मिलेगा और अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक भी मिलेगा। प्लस हमारे अंदर यानी ह्यूमंस के अंदर ये जो हमारा ये ग्लूकोस होता है, जो हमारा ग्लूकोस होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। कैसे स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है।
क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज, ह्यूमंस में ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। अब ये ग्लूकोज कैसे कन्वर्ट होगा ये हम पढ़ेंगे बाद में, इसका एक पूरा प्रोसेस है। ये जो ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रहा है ना, इस ग्लाइकोजन का कन्वर्जन की एक पूरी साइकिल है, एक पूरा प्रोसेस है, वो हम पढ़ेंगे इन डिटेल आगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है भाई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल है ना। इसके बाद हम बात करते हैं इसके एक और एग्जाम्पल की, जो कि है सेलुलोज। सिर्फ दो चार ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए। सेलुलोज क्या होता है? ये हमारा कंपोनेंट है सेल वॉल का, कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। जो प्लांट सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी हुई है, ठीक है। इसके अंदर लीनियर स्ट्रक्चर देखा जाता है, लीनियर पॉलीमर। लेकिन लेकिन बेटा वहां थी अल्फा चेन, यहाँ होगी बीटा चेन। तो यहाँ कैसी होती है? यहाँ होती है वन बीटा, एक मिनट, यहाँ होती है बच्चों बीटा चेन। उसका नाम क्या है? बीटा डी ग्लूकोसिल ये नाम है। तो जो ग्लाइकोसिडिक लिंक हमने पढ़ा था, जो बॉन्ड था, यहाँ पर कौन सा होता है? यहाँ पर होता है बेटा बीटा। इतना अगर नहीं भी याद हो रहा तो कोई बात नहीं, बस ये याद रखो, प्लांट का सेल वॉल का जो कंपोनेंट होता है बच्चों, वो बना होता है हमारे सेलुलोज से। किससे बनता है? सेलुलोज से बनता है बेटा। इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखो, काफी है। सेलुलोज ह्यूमंस में डाइजेस्ट नहीं होता, इट डज नॉट, सीधा इतना लिख लो, नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमंस। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया होमोपॉलीसेकेराइड, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि होमोपॉलीसेकेराइड बने होते हैं सेम मोनोसेकेराइड यूनिट से, लेकिन उनके बीच का बॉन्ड होता है वो अलग होता है, या तो लीनियर होता है या ब्रांच होता है। फिर हमने स्टार्च के बारे में पढ़ा, हमने ग्लाइकोजन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सेलुलोज। तो ये तो हो गया होमोपॉलीसेकेराइड के बारे में। अब बात करेंगे हेट्रो के बारे में। उससे पहले ये इमेज देख लो, ये है स्टार्च। स्टार्च में हमने अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन पढ़ा था, लीनियर ब्रांच्ड। फिर हमने ग्लाइकोजन की बात की कि वो हाईली ब्रांच होता है, तो देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ग्लाइकोजन का। और सेलुलोज का होता है ऐसे, इसमें बीटा, जो बॉन्डिंग हो रही है इसमें कौन सी हो रही है? बीटा हो रही है, इसमें हो रही है बीटा। क्लियर? अब बात करेंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स की। हेट्रो की बात करेंगे, ज्यादा परेशान ना हो, सिंपल सा है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड किससे बना है? डिफरेंट से बना है। हेट्रो सेक्राइड किससे बना होगा? होमो तो किससे बना था? सेम से। तो ये बना होगा डिफरेंट। डिफरेंट, क्या डिफरेंट? किस चीज का डिफरेंस है? डिफरेंट डायसेक्राइड से। क्लियर? ये किससे बन रहा है? डिफरेंट डायसेक्राइड यूनिट से बन रहा है। ये डिफरेंट से बन रहा है, यानी डिफरेंट से बन रहा है तो क्या होगा? एक बार अच्छे से लिखते हैं जरा इसको। एक तो ये कि ये
डिफरेंट यूनिट से बना है। तो किस तरीके की डिफरेंट यूनिट? इसमें होती है रिपीटिंग डाइसेक्राइड की यूनिट। रिपीटिंग ये बनता है रिपीटेड डाइसेक्राइड यूनिट से। डाइसेक्राइड भी तो मोनोसेक्राइड से ही बनता है ना, डाई भी तो मोनो से ही बन रहा है। कंफ्यूज ना होना, डाई भी तो मोनो से ही बन रहा है, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट बात इस हेट्रो के बारे में, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यूज में। प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यूज। कहाँ प्रेजेंट है? कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट है। कहाँ पर? कनेक्टिव टिश्यूज में। कार्टिलेज हो गया, टेंडन्स हो गए, जॉइंट्स हो गए, वहाँ ये प्रेजेंट होता है। वहाँ ये प्रेजेंट होता है। क्या है ये? हेट्रोपॉलीसेक्राइड, यानी ये डिफरेंट से बना है, डिफरेंट यूनिट से बना है। तो क्या होता है इसके अंदर? रिपीटेड डाइसेक्राइड्स की यूनिट्स होती हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें तो हाइयालुरोनिक एसिड। एक एग्जाम्पल है हाइयालुरोनिक एसिड, राइट। और एक और एग्जाम्पल है कॉन्ड्राइटिन। दो दो एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होने चाहिए। इतना लिख लो, इतना लिख लो पहले। ये जो हाइड्रोनिक एसिड होता है ना, ये बहुत ही हाइड्रेटिंग है। इसीलिए आपने एड्स वगैरह में देखा होगा, बहुत सारे सिरम्स वगैरह में ये प्रेजेंट होता है स्किन पे, इसीलिए इसको सब यूज करता है, क्योंकि ये क्या है? हाइड्रेटिंग एजेंट है। कहाँ प्रेजेंट होता है? कनेक्टिव टिश्यूज में। कनेक्टिव टिश्यू हो गया, साइनोवियल फ्लूइड हो गया, सॉरी साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट है? साइनोवियल जॉइंट में ही तो प्रेजेंट है। देन विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर कहाँ होता है बताओ? विट्रस ह्यूमर कहाँ होता है? अनैटमी पढ़ी है आई की? आई की एनाटॉमी पढ़ी है? आईज के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है चैम्बर्स में, उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। तो हाइलुरोनिक एसिड जो है बहुत हाइड्रेटिंग है, ये कनेक्टिव टिश्यूज में, साइनोवियल फ्लूइड में और आई के विट्रस ह्यूमर में प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। दूसरा एग्जाम्पल है कॉन्ड्राइटिन कॉन्ड्राइटिंग सल्फेट। कॉन्ड्राइटिन नाम से ही पता चल रहा है कहाँ होगा? कार्टिलेजेस में। कॉन्ड्राइट्स प्रेजेंट इन कार्टिलेज। कहाँ पे है कार्टिलेज? ईयर पे है, नोज की टिप पे है। क्या काम क्या है इसका? इलास्टिसिटी देता है टिश्यूज, इलास्टिसिटी टू टिश्यूज। ये है हमारा कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक लिख लो। लिख लिया बेटा?
चलो अब इसको एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। भाई हम किसकी बात कर रहे थे, हम पॉलीसेक्राइड्स पढ़ रहे थे, जहां मैंने आपको बताया, क्या बताया कि पॉलीसेक्राइड्स हैं क्या, ग्लाइकन्स बोलते हैं इनको हम। ये क्या होते हैं, जब 10 से ज़्यादा पॉली मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं पॉलीसेक्राइड। फिर मैंने बोला ये दो टाइप के होते हैं, एक होमोपॉलीसेक्राइड, एक है हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड बना होता है सेम यूनिट से, सेम मोनोसेक्राइड यूनिट से, और हेट्रो बनता है डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट से। फिर हमने बात की पॉलीसेक्राइड, भाई हमें ये पता है ये सेम मोनोसेक्राइड यूनिट से बना है। इसके हमने एग्जांपल देखे, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। ये इनमें डिफरेंस क्या है, तीनों में है तो सेम ही मोनोसेक्राइड यूनिट, लेकिन डिफरेंस है इनकी बॉन्डिंग में, या तो इनकी बॉन्डिंग लीनियर होगी या फिर होगी ब्रांच, जिसमें हमने अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन का एग्जाम्पल भी देखा है ना। हमने स्टार्च की बात की कि भाई मेजर सोर्स होता है, स्टार्च के अंदर ही दो चेन होती हैं, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोस कैसा है, लीनियर है, और अमाइलोपेक्टिन कैसा है, वो ब्रांच स्ट्रक्चर है। क्लियर। फिर नेक्स्ट हमने बात की, हमने ये इमेज भी देखी। नेक्स्ट हमने बात की ग्लाइकोजन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनिमल स्टार, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। फिर हमने सेलुलोज की बात की, राइट। फिर हमने बात की भाई किसके बारे में, हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। हेट्रोपॉलीसेक्राइड हमने पहले डिस्कस कर लिया था भाई, डिफरेंट पॉलीसेक्राइड से बने हैं। तो किससे बने हैं, इसके अंदर रिपीटेड डाइसेक्राइड की यूनिट होती है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्टिलेज हो गया, टेंडन्स हो गए, जॉइंट हो गए। इसके दो एग्जाम्पल पढ़े, हाइयालुरोनिक एसिड और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। हाइयालुरोनिक एसिड बहुत ही स्ट्रांगली हाइड्रेटिंग एजेंट है, इसीलिए ये बहुत सारे फेस सिरम्स और क्रीम्स वगैरह में यूज होता है, जो आपने एड में भी मेरे हिसाब से देखा ही होगा, है ना। ये कनेक्टिव टिश्यू, साइनोवियल फ्लूइड और विट्रस ह्यूमर में प्रेजेंट होता है। दूसरा हमने देखा कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ये कहाँ होता है, ये कार्टिलेजेस जैसे ईयर में, टिप ऑफ नोज में प्रेजेंट है। काम क्या है इसका, टिश्यूज को इलास्टिसिटी देना। क्लियर। तो यहाँ पर हमारी कवर हो गई पूरी की पूरी आपकी क्लासिफिकेशन। अब इस पे वापस आ जाओ, कहीं बहुत वो तो नहीं हो गया डिफरेंट, बहुत दिमाग खराब तो नहीं हो गया। हमने पढ़ा था भाई चार, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगो और पॉली। मोनो में हमने पढ़ा भाई दो तरीके से होगा, एक तो इनका कार्बोनिल ग्रुप का नेचर, या तो एल्डोस होगा या कीटोस होगा। और एक हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, ट्रायोस, जो मिनिमम कितने, 3 ट्रायोस। ट्रायोस होगा, टेट्रोस होगा, पेंटोस होगा या हेक्सोस होगा, ये पढ़ा था। फिर हमने बात की थी डाइसेक्राइड्स की, जिसमें हमने माल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोज की बात की। फिर हमारी आई ओलिगोसेक्राइड, और फिर हमने पढ़े पॉलीसेक्राइड्स। बहुत ही डिटेल में सारी पढ़ ली है, जो जो लिखवाया है इतना इनफ है। बहुत सही नोट्स में आपके ये हो जाएगा, एग्जाम में इतना पढ़ के चले जाओ अच्छे से, लेकिन इसको याद करके चले जाओ, कहीं नहीं गए आपके मार्क्स। और बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ये मोनो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आता ही आता है, लॉन्ग आंसर आता है डायरेक्ट। तो इस तरीके का फ्लो चार्ट बनाना मत भूलना एग्जाम के अंदर। चले, अब हम लास्ट चीज जो हमें पढ़नी है, भाई इतनी देर से कार्बोहाइड्रेट 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 की कहानी चली हुई है, ये कार्बोहाइड्रेट किस काम आते हैं हमारे, क्यों इतना पढ़ रहे हैं हम इसको, भाई इनका क्या यूज है। भाई मेन जो हमें एनर्जी मिल रही है ना, ये जो मैं आपको इतनी देर से पढ़ा रही हूँ, वो मुझे इसलिए मिल रही है क्योंकि मैंने कार्बोहाइड्रेट्स खाए हुए हैं। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमें एनर्जी मिलती है वो यहीं से मिलती है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमारी डेली एक्टिविटीज करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, वो कौन देता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स ही देते हैं। जितने भर भर के रोटी चावल खाओगे उतने कार्ब्स मिलेंगे, राइट। और जो हमारे ब्रेन सेल है ना, ब्रेन सेल हो गया ब्रेन सेल और आरबीसी एंटायरली डिपेंडेंट होते हैं इसके ऊपर, एंटायरली डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। इतना सारा ग्लूकोज पढ़ लिया है ना। एक तो ये हो गया इसका मेन फंक्शन। दूसरा स्टार्च, जो हमने वो स्टार्च जी पढ़े थे,
स्टार्च क्या है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है। स्टार्च क्या है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। प्लांट में ही तो होता है, प्लांट में ही होता है ना, यही पढ़ा था हमने। प्लांट्स में स्टार्च और एनिमल्स में क्या होगी? एनिमल्स में होगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इन एनिमल। और जब हम जब फास्ट करते हैं ना, जो हम व्रत रखते हैं, फास्ट करते हैं, कुछ नहीं खाते, उस समय पर यही स्टोर्ड फॉर्म है, ये रिलीज होती है, जिससे हमें एनर्जी रहती है। होता है ना, फास्टिंग करने के टाइम भी हमारे पास एनर्जी होती है। कैसे? जो ये हमारा स्टोरेज फॉर्म में जो हमारी बॉडी के अंदर ये है स्टार्च, उससे हमें एनर्जी मिलती है ड्यूरिंग फास्टिंग। क्लियर? देन और एक इसका मेन फंक्शन है, स्ट्रक्चरल बेसिस है ये किसका? बहुत सारे स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म। क्योंकि आपको याद है हमने पढ़ा था कि सेलुलोज पढ़ा था जो हमने, वो किसका कंपोनेंट होता है बच्चों? सेल वॉल का कंपोनेंट है ना। तो इसीलिए स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को, राइट। इसके अलावा एक और ग्लाइकोप्रोटीन और जो ये ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ये भी कंपोनेंट हैं। दे आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सब भी कहाँ से आ रहा है? ये कार्बोहाइड्रेट से ही तो बन रहे हैं। तो ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरल बेसिस होता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का। देन और क्या याद रखने की ज़रूरत है आपको? स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म। स्टार्च स्टोरेज फॉर्म में हमें एनर्जी देता है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा, ब्रेन सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे आरबीसीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की कंपोनेंट्स बनने के लिए। तो ये इसके ओवरऑल यूज़ हैं, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स हमें चाहिए होते हैं, इसीलिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हमारा आज का पूरा टॉपिक बच्चों खत्म होता है, राइट। कोई डाउट? आई होप समझ में आ गया हो। बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको हर एक चीज़ बताई है, लेकिन जितनी बताई है उतनी आपको इनफ है। अब मैं आपको दो क्वेश्चन लिखवाती हूँ, मैं डिफाइन कार्बोहाइड्रेट। कि कैसे क्वेश्चन आता है मैं ये बता रही हूँ। डिफाइन कार्बोहाइड्रेट एंड गिव इट्स क्लासिफिकेशन। दूसरा आ सकता है, व्हाट आर पॉलीसेक्राइड्स, क्लासिफाई देम। पढ़े है ना हमने पॉली में हेट्रो और होमो, वही लिखना है यहाँ पर आपको। लिखना कैसे है उसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए भाई, सिंपली हम लिख देंगे डेफिनेशन। सब बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में मैंने आपको डेफिनेशन बताई है और क्लासिफिकेशन का बड़ा सा आपको फ्लो चार्ट बनवाया है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आपको डेफिनेशन लिखनी है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। डेफिनेशन मैंने लिखवाई हुई है। किसके डेरिवेटिव्स हैं ये बता दो, किसके डेरिवेटिव्स हैं? एल्डिहाइड या कीटोन के डेरिवेटिव हैं, किसके? पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप के, है ना। ये हमने पढ़ लिया।
फिर मैंने एक फ्लो चार्ट बनवाया था, वो बनाना एग्जाम में सुंदर सा। फिर हर एक क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करना, जैसे मैंने आपको लिखवाया है, जैसे मैंने यहाँ लिखवाया है आपको, वैसे ही आप एग्जाम में समझ कर लिख के आना। आई होप क्लियर हो गया होगा टॉपिक। उसी तरीके से लिख के आना, फ्लो चार्ट बनाना, एग्जाम्पल लिखना, पूरे नंबर मिलेंगे बेटा, कहीं नहीं गए फिर नंबर। दूसरा, व्हाट आर पॉलीसेकेराइड, बहुत कॉमनली पूछा जाता है। कौन कौन से होते हैं? दो हमने पढ़ लिए, होमो पॉलीसेकेराइड, हेटेरो पॉलीसेकेराइड। उसी तरीके से ऐसे फ्लो चार्ट बना दो, उसमें भी है ना, लिख दो हेटेरो मतलब जो होमो मतलब जो सेम मोनोसेकेराइड से बना है, हेटेरो मतलब जो डिफरेंट से बना है। होमो का एग्जाम्पल, हेटेरो का एग्जाम्पल, पहले फ्लो चार्ट बना दो, फिर पूरी एक्सप्लेनेशन लिख दो। और एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है? भर भर के नोट्स दिए आज तो सारी चीजें लिखवा दी है मैंने आपको। क्लियर है? ये मोर देन इनफ है बेटा। बुक्स में भी, बुक्स में और डिटेल में भी होगा, और भी बहुत कुछ होगा, केमिकल स्ट्रक्चर्स भी होंगे, बट उसकी नीड नहीं है, उतना नहीं पूछा जाता, ना ही वो आपको बनाने की ज़रूरत है, ना ही वो लिखने की ज़रूरत है। जितना आपके लिए ज़रूरी है वो सब मैंने आपको बताया है। एग्ज़ाम में आप यहाँ तक लिखा हो, आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता। लेकिन याद रखना, जैसे मैंने आपको हर एक चीज़ पॉइंट में लिखवाई है, कहीं भी मैंने पैराग्राफ नहीं लिखे, कहीं भी पैराग्राफ नहीं लिखे, हर जगह हमने बुलेट्स के अंदर लिखा है। ऐसे ही लिखना है बेटा, पैराग्राफ में आंसर कभी मत लिखना, नंबर कटेंगे ही कटेंगे। क्लियर है बच्चों? तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थोड़ी लंबी हो गई मुझे पता है, लेकिन ज़रूरी थी बच्चों, क्लासिफिकेशन आज ही कवर करनी ज़रूरी थी। नेक्स्ट क्लास में अब मैं आपसे मिलूंगी, जहाँ पर हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। तब तक बेटा रिवाइज ज़रूर करना इसको। अगर रिवाइज नहीं करोगे भूल जाओगे, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ रिवाइज करते रहो, साथ साथ रिविजन करते रहो, नोट्स अच्छे से बनाते हुए चलो। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।